आज हमको स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड बैगेज रूल्स चालू करना है, बराबर है। चलो ठीक है। चलो, यहाँ पे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो है वो एक्सपोर्ट का प्रोविजन चेक कर लिया था। ठीक है, एक्सपोर्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। आज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर प्रोविजंस विद रिलेशन टू बैगेज एंड दूसरा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, अभी बैगेज से रिलेटेड और स्टोर्स एंड स्पेयर्स से रिलेटेड बात करें तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स का कैसा होता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स के केस में इट हैपेंस कि जो भी अपने शिप में या एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी अपने को स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, ऑयलिंग लगेगा या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा सामान लगेगा, छोटा मोटा स्पेयर पार्ट्स लगेगा कि जो कहीं पे भी अगर लगेगा तो यूज हो सकता है, फूड हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। करेक्ट है। जो आप लोग किसके लिए यूज करोगे, जो आप आपके ट्रैवल या व्हाट वी से कि जब भी आप लोग वो पर्टिकुलर शिप से ट्रैवल करोगे तो उस केस में दैट स्टोर्स एंड स्पेयर्स में बी कंज्यूम्ड। यस। चलो ठीक है, तो वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो है वो क्या हो सकता है, वो कंज्यूम हो सकता है, तो ये हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, the term stores has been defined under section 2 clause 38 of the customs to mean the goods for use in the vessel or aircraft and includes fuel, spare parts and other articles and equipment whether or not for immediate use। मतलब तभी के तभी यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कहीं आगे जाके भी यूज हो सकता है या यूज नहीं भी हो सकता है, मतलब वो ऐसा कैसा रिटर्न भी आ जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दीज आइटम्स आर नॉट इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बट बाय द वेरी फैक्ट ऑफ देम ब्रिंगिंग इनटू द इंडिया फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। वो क्या हो जाता है, सिंपल है, देखो बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है कोई भी चीज तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, इम्पोर्ट। इंडिया से कोई भी चीज जा रहा है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, एक्सपोर्ट। तो बाय डेफिनेशन तो वो अपने रूल्स में फॉलो जाता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट इट फॉल्स विद इन द कैटेगराइजेशन ऑफ द रूल्स। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ के प्रोविजंस लगाने पड़ते हैं। अब इन स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम लोग स्पेसिफिक इम्पोर्ट या स्पेसिफिक एक्सपोर्ट के प्रोविजंस तो नहीं लगा सकते बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया। वो अभी क्या होगा, वो लोग स्टोर्स एंड स्पेयर्स लेके आएंगे, शिप से उतारेंगे और उसको वेयर हाउस में रख देंगे। बाद में जब रिटर्न जाएंगे तो वापस वहां से निकालेंगे, वो शिप पे डाल देंगे और वापस लेके चले जाएंगे। यही पॉसिबिलिटी होगा ना, करेक्ट है कि नहीं है। तो इस केस में फिर इसको कैसे करेंगे, बिकॉज बार बार ड्यूटी पे करना, ये करना वो करना, ये थोड़ी पॉसिबल होगा स्टोर्स के ऊपर एंड स्पेयर्स के ऊपर, तो इसी के लिए अपने को ये प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए। समझा। warehousing of the stores, it has been found the convenient to allow the imported ships to be kept in the bonded warehouse and thereafter supply it to the vessel and aircraft as and when required। बराबर है, ठीक है, ये इजी है। वेयर हाउसिंग कर दो, बाद में जब लगेगा तो वहां से वहां रिटर्न भेज दो, वहां से वहां लेके जाओ। ठीक है, section 85 provides that where any imported goods are entered for warehousing and the importer makes or and subscribes to the declaration that goods are to be supplied as stores to the vessel and aircraft without the payment of import duty under this chapter proper officer may permit the goods to be warehoused without duty being assessed। समझ में आया। तो जब भी वो शिप का मास्टर रहेगा या जो भी बंदा रहेगा जो आगे जाके शिपिंग बिल वगैरह फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करता है, वो उसके साथ साथ एक और डिक्लेरेशन दे देगा कि इतने सारे स्टोर्स एंड स्पेयर्स अपने शिप के ऊपर है और हमको वो चीज जो है ना वो भी फिलहाल वेयर हाउसिंग के लिए रखना है। जब हमारा शिप रिटर्न जाएगा ना तभी हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिटर्न भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ द स्टोर्स, अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, इसका आगे जाके पूरा अपने पास डिटेल्ड प्रोविजंस भी है जो हम लोग देखने वाले विद रिस्पेक्ट टू गुड्स। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अभी कभी कभी क्या होता है, समझो ये शिप पे गुड्स आया, नीचे रखा है, थोड़े दिन के बाद ये शिप रिटर्न जाने वाली है तो यहाँ से गुड्स वापस अपन मतलब स्टोर्स एंड स्पेयर्स वापस से अपन डाल देंगे और वो चला जाएगा। दैट इज ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, बराबर है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो शिप जो है ना सेम कंपनी की दो शिप्स है, एक शिप से स्टोर्स एंड स्पेयर्स उतरा बट वो चढ़ेगा दूसरे शिप में, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो नॉट नेसेसरली कि सेम शिप के अंदर जाए बट वो दूसरे शिप के अंदर भी जा सकता है। नाउ ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट कैन बी टू एनी अदर पोर्ट इन इंडिया और एनी फॉरेन, दोनों हो सकते हैं। समझ में आया। मतलब या तो वो सेम शिप में वापस से वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स अपलोड होगा या तो फिर वो रखा जाएगा और उसी के दूसरे शिप में वगैरह अपलोड हो सकता है। तो अब ये सारे पॉसिबिलिटीज को कैसे डील करेंगे वो यहाँ पे है। ठीक है, सेक्शन 86 ऑफ द कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड दैट any stores imported in the vessel or aircraft may remain on board of such vessel or aircraft without the payment of duty while it is in India, that is transit। तो जब आप आते हो, शिप इधर है, आप ऊपर गुड्स उधर ही रखो, मतलब आपके जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है ना उनको नीचे भी मत उतारो क्योंकि वो शिप वैसे की वैसे बाहर जाने वाली है वापस से, तो ट्रांजिट उसको माना जाएगा और वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स को उधर ही रखो। नीचे उतारो मत, ड्यूटी एसेस मत करो, कुछ भी मत। ठीक है, भले वो इंपोर्ट होकर इंडिया के अंदर आए फिर भी कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरा, एनी स्टोर्स इंपोर्टेड इन द वेसल और एयरक्राफ्ट मे विद द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर बी ट्रांसफर्ड टू एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर कंजम्पशन, दैट इज ट्रांसशिपमेंट। समझ में आया। तो जब सेम शिप के अंदर होगा तो हम ट्रांजिट बोलेंगे,
जब वो शिप से निकाल के दूसरे शिप में डालना पड़ेगा तो हम उसको ट्रांसशिपमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों जगह पे अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर का ड्यूटी व्हाट इज की परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा। उसके बाद आप ये प्रोसेस जो है वो कैरी आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा। Section 87 of the Customs Act provide that imported stores on the board of the aircraft or vessel may, without the permission of the duty, be consumed during the period of such vessel or aircraft if it is a foreign going vessel or aircraft। समझ में आया? तो अगर लगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वहां पे कंज्यूम भी हो सकता, अरे वो थोड़ा सा टाइट वगैरह करना था, नट बोल्ट वगैरह हम लोग को थोड़ा बहुत ये करना था, तो हम इंडिया के अंदर उसको कर दे तो चलेगा क्या, बिकॉज यहाँ से क्रूज शिप जाने वाली है ना फॉरेन, तो हम यहाँ पे करेंगे तो चलेगा, यस। तो प्रॉपर ऑफिसर से आपको लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा, समझा। दिस कवर्स द सिचुएशन बिटवीन द फर्स्ट इंडियन पोर्ट और अराइवल ऑफ द पोर्ट टू द फाइनल इंडियन पोर्ट एंड फाइनल व्हाट इज एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर टू द डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? In other words, no duty is leviable as long as the vessel or aircraft is a foreign going vessel and aircraft. However, if the vessel ceases to be so and converts into a local flight, duty will be charged on the stores on board। समझ में आया? तो अगर फॉरेन गोइंग वेसल है तो वो इंडिया के बाहर जा रहा है, बराबर है। अब उस केस में क्या हो जाएगा कि जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स बाहर से इंडिया के अंदर आया वो वापस इंडिया के बाहर ही जा रहा है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो आया और वो गया, ठीक है। बट अगर कोई स्टोर्स एंड स्पेयर्स फॉरेन वेसल में ऑनबोर्ड होकर इंडिया के अंदर आया और बाद में वो इंडिया के अंदर ही कन्वर्ट हो गया, मतलब इंडियन पोर्ट्स पे यूज होने वाला है या इंडियन शिप्स के अंदर यूज होने वाला है, तो फिर वो तो लैंड मास ऑफ इंडिया बन गया, तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, इन दैट केस ड्यूटी विल बी रिक्वायर्ड टू बी चार्ज। समझ में आया? ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको क्या बोला है, देखो, vessel and aircraft arriving in India and terminating their voyage at any port at port of arrival, बराबर है। Vessel and aircraft arriving in India and subsequently converting into the coastal voyage or run or a domestic flight or import duty would be chargeable on the unconsumed stores brought by the vessel and aircraft at the point of its entry in India. Stores list of arrival manifest and import manifest forms the basic document for determination of duty liability। अगर आप फॉरेन से कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर वेसल को लेके आ रहे हो, उसके अंदर स्टोर्स एंड स्पेयर्स और वो रिटर्न जाने वाला है फॉरेन, तो प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल लेके नो ड्यूटी। फॉरेन व्हाट इज की बाउंड वेसल या फॉरेन व्हाट इज वेसल एंड एयरक्राफ्ट अगर इंडिया आता है एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लोकल फ्लाइट, तो जितना भी ऑन बोर्ड स्टोर्स एंड स्पेयर्स था वो सब क्या हो जाएगा, आपका ड्यूटी के लिए लायबल हो जाएगा, और आप इंपोर्ट मैन्युफैक्चर फाइल करोगे तो उसके अंदर उसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बिकॉज नाउ दो स्टोर्स एंड स्पेयर्स विल बी यूज्ड इन इंडिया व्हिच आर ब्रॉट आउट फ्रॉम आउटसाइड व्हिच इज फॉरेन, तो दैट विल बिकम द लैंड मास ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर ड्यूटी विल बी पेएबल। समझा? ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 69 एंड चैप्टर 10 टू द स्टोर्स, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो, Section 69 allows the warehouse goods to be exported on the payment of export duty, if any, from the warehouse. Thus, no import duty is payable on such goods. By the virtue of 88, this benefit is available to warehouse goods if they are taken on board of any foreign going vessel and aircraft as a stores। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी समझो कि मैंने ना 1000 क्वांटिटी इंपोर्ट करवाई, बट उसमें से ना मेरा 400 क्वांटिटी का ऑलरेडी ऑर्डर है जो मुझे एक्सपोर्ट भी कर, मतलब मैं यूएस से 1000 क्वांटिटी इंपोर्ट करवा रही हूँ, उसमें से 600 क्वांटिटी मेरे को क्लियर करके होम कंजम्पशन के लिए लेके आना, और बचा हुआ जो 400 क्वांटिटी है ना वो वहां से वहां मुझे चाइना एक्सपोर्ट करना। समझा? अब मैंने क्या किया, मैंने पूरा 1000 गुड्स को क्लियर नहीं करवाया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 600 गुड्स को क्लियर करवाया और 400 गुड्स को मैंने अभी भी वेयर हाउस में रखा है, वेयर हाउस से मैं रिटर्न उसको कहाँ भेज दूंगी, चाइना भेज, बराबर है। तो इधर क्या होता है, जो भी 600 था उसके लिए तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं आया, मेरे को ड्यूटी पे करना पड़ा, आई पेड द ड्यूटी एंड आई मिल आउट, बराबर है। बट आफ्टर दैट जब मैं वेयर हाउस गुड्स के 400 की बात करूँ तो वो कभी मैंने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ही नहीं करवाया, तो उस पर मैंने कभी इम्पोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं, वहां से वहां वो चाइना एक्सपोर्ट हो जाएगा। जब चाइना एक्सपोर्ट होगा तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हो सीधा सीधा, और अगर वो गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं लग रहा है तो डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, उसको चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सेम प्रोविजन जो गुड्स के लिए है वो सेम प्रोविजन आपके स्टोर्स के लिए भी applicable है। मतलब स्टोर्स को आप सिर्फ वेयर हाउस के लिए लगते हो और वेयर हाउसिंग से रिटर्न लेके जाते हो, तो अगर वो वाले एक्सपोर्ट्स पे अगर कोई ड्यूटी लगता है तो उतना ही लगेगा, इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं, क्योंकि वो कभी लैंड मास ऑफ इंडिया का पार्ट बने। तो ये प्रोविजन गुड्स के लिए हम लोगों ने करके रखा है बिकॉज द प्रोडक्ट्स वे फॉर री एक्सपोर्ट, तो हमने गुड्स के लिए करके रखा था, तो सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर योर स्टोर्स एंड स्पेयर्स। समझ में आया? ठीक है। होम कंजम्पशन के लिए बराबर है, क्लियरेंस फॉर, हाँ नहीं देख, इंपोर्ट के लिए जब तू इंपोर्ट करके लेके आएगी तो वेयर हाउसिंग के लिए रखेगी, तो जब तू शिपिंग बिल फाइल मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगी तो उसके साथ बोलेगी कि देखो मुझे गुड्स क्लियर नहीं करवाने, मुझे वेयर हाउस में, तो उसका एक ऑर्डर साथ में जाएगा।
वेयर हाउस में गुड्स रखे होते हैं तब तक ड्यूटी पे नहीं होती, ड्यूटी इज पेबल व्हेन वी क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, बराबर है। तो देख यहाँ से वेयर हाउस गुड्स है, इसका दो पार्ट, या तो ये इधर से बाहर रिटर्न जाएगा, या तो वही, या तो दूसरे कोई भी करते कहीं पे भी जा सकते हैं, या तो वो यहाँ से क्लियर होके होम कंजम्पशन के लिए जाएगा। अगर वो यहाँ से क्लियर होके होम कंजम्पशन के लिए जाएगा तो यू विल पे द इम्पोर्ट ड्यूटी बिकॉज गुड्स आर imported and you are clearing it for home consumption. You will clear the import pay the import duty and you will clear the goods for home consumption. If you want to warehouse से लेके सीधा तुझे एक्सपोर्ट करना है, तो अब ये एक्सपोर्ट के केस में आ गया, तो एक्सपोर्ट के लिए वापस तेरे को शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा कि मैं 400 गुड्स कर रही हूँ। अब वो देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगता है, अगर ये वाले प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगता है तो इन दैट केस उस पे क्या लग जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी जितना लगेगा वो पे कर दो और बाद में क्लियरेंस लेके आप एक्सपोर्ट करो। तो ये इस तरह से चले, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं वैसे ये भी वेयरहाउस गुड्स भी वैसे ही एक्सपोर्ट होते हैं, बस इसके लिए बेनिफिट क्या दिया कि आपको इसके ऊपर पहले इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करना पड़ा और बाद में वापस से एक्सपोर्ट हुआ। तो तुमने दिमाग लगाया कि उसको वेयरहाउस में रखो। अगर तुम ये 1000 के 1000 को क्लियर करवा के बाहर लेके चले जाते तो इन दैट केस इंपोर्ट ड्यूटी पूरे 1000 पे लगता, बाद में तुम वापस आते थे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगता तो वो हो जाता था, सेटलमेंट मिलता जो भी मिलता, बट ब्लॉक तो होता है ना पैसा। इसके इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये सेम प्रोविजन जो वेयर हाउसिंग के हम लोगों ने गुड्स के लिए अप्लाई किए वो सेम किसके लिए अप्लाई होंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स के लिए भी वही है। समझा, ठीक है चलो। हाँ कौन सा, नहीं ना शिप में नहीं रखा था मैंने, क्लियर करवा के मेरे पास लाया, बराबर है। तो फॉरेन बाउंड शिप में भेजा, बराबर है। कौन सा वाला, नहीं नहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ना वो एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ कुछ केसेस में ही लगता है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि समझो कि मैंने ये 1000 गुड्स को, अभी ये जो 400 गुड्स है अगर ये मैं इंडिया से बेचती थी और समझ ये वाले एक्सपोर्ट पे जीएसटी अपना कस्टम्स लगता है, तो इन दैट केस अगर ये नॉर्मली इंडिया से बाहर जाता तो क्या इस पे कस्टम्स लगता, लगता, बराबर है। अब ये जो 1000 गुड्स है अगर मैं इंपोर्ट करवा के एक्सपोर्ट करूँ, मेरा बिजनेस ही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो इन दैट केस वॉट एवर आई एम इम्पोर्टिंग दैट इज माई इंडिया का प्रोडक्ट ना देन, और मैं इंडिया से ही एक्सपोर्ट करूँ जस्ट बिकॉज आई एम कीपिंग इट इन वेयर हाउस, दैट डजंट मीन ना कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर प्रॉफिट जो होगा वो किसका होगा। नहीं नहीं, तू मुझे गुड्स का पूछ रही कि स्टोर्स का पूछ रही, हाँ स्टोर्स के लिए बोल क्या हुआ। बराबर है, करेक्ट है, नहीं करने का जरूरत, दैट वाज फॉर गुड्स ना, मैंने जो चाइना का बात किया वो तो गुड्स का एग्जांपल दिया ना, बिकॉज सेक्शन 69 एक्सप्लेन करी थी मैं पहले वेयर हाउस गुड्स का दिया। अगर लगेगा तो पे करना पड़ सकता है, यस। कौन सा वाला, नहीं नहीं ये लगेगा ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर कोई जगह पे एप्लीकेबल हुआ, मैं ओपन एंडेड रख रही हूँ बिकॉज कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर कोई कोई रिस्पेक्टिव स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे ड्यूटी लग सकता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। समझ में आया, यहाँ पे अपने को जो बोला है कि अगर वो डायरेक्टली आता है, अभी देखिए ये केस में उन्होंने क्या बोला है कि ये फ्लाइट से नीचे ही नहीं उतर रहा है, ये दोनों प्रोविजन, दोनों केसेस देख, दोनों केसेस जो अपने थे ना, ट्रांसशिपमेंट में केस में भी वेयर हाउसिंग नहीं हो रहा है, एक शिप से निकल के वो दूसरे शिप में जाएगा, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट के केस में वो वही शिप पे है और शिप की शिप में रिटर्न जाए, ट्रांजिट शिपमेंट में क्या हो रहा है वो गुड्स शिप से निकल रहा है, वेयर हाउसिंग के लिए नहीं जा रहा है, वो वहां से निकल के कोई और दूसरे शिप में चढ़ाया जाए। वेरएज हम लोग जो ये नीचे बात करें, अगर ये वाला केस होता तो फिर मेरे को वेयर हाउसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, इफ दिस केस वुड हैव बीन कवर्ड इन दिस केस, अब ऊपर वाला केस, तो मुझे अलग से वेयर हाउसिंग के प्रोविजन इसको एप्लीकेबल ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे कहीं भी उन्होंने वेयर हाउसिंग का बात ही नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, वही शिप के साथ रिटर्न भेज दो या वो शिप से निकाल के दूसरे शिप में रिटर्न भेज दो, ये दो केसेस यहाँ पे कवर्ड है। बट अगर वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स मैंने निकाल के गोडाउन में रखे, मतलब वेयर हाउस में रखे, और फिर उसके बाद जो भी शिप मुझे मिली उसके ऊपर मैंने चढ़ाए, तो फिर ऊपर वाले प्रोविजन तो एप्लीकेबल नहीं होते, तभी हम लोगों ने बोला कि जो गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा वो इनके लिए। तो यहाँ पे जब गुड्स जब क्लियर होते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकता है अगर एप्लीकेबल होगा तो सिमिलर केस में स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे अगर एप्लीकेबल होगा तो लग सकता है। समझ में आया, दैट विल डिपेंड ऑन द टैरिफ रेट मास्टर कि कितना लगेगा क्या लगेगा, कुछ कुछ स्टोर्स पे नहीं लगेगा, कुछ कुछ स्टोर्स पे लग सकता है, ऐसा। समझा, तो ऊपर वाला कवर्स ओनली शिप टू शिप और ये वाला कवर्स वेयर हाउसिंग, आप उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो उसको शिपमेंट में डाल सकते हो। समझा, in case of the imported stores which have been re-exported after the import duties for the same have been paid,
द ओरिजिनल इम्पोर्ट ड्यूटी पेड इज एलिजिबल एज अ ड्रॉबैक। समझ में आया? अब समझो कोई भी रीजन की वजह से आपने जब ओरिजिनल स्टोर्स को क्लियर करवाया था, आपने क्लियर करवा लिया था होम कंजम्पशन टाइप के लिए, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दिया था, और बाद में वही स्टोर्स वापस आप क्या करके लेके जा रहे हो, एक्सपोर्ट करके लेके जा रहे हो, तो जितना इम्पोर्ट ड्यूटी आपने ऑलरेडी पे करके रखा है, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसका ड्रॉबैक ले सकते हो, मतलब उसका क्रेडिट ले सकते हो। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि हमने लेके आए थे तो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया, हम क्लियर करके लेके जा रहे हैं तो हम उस पर क्रेडिट ले रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। फॉर द स्टोर्स लाइक फ्यूल एंड lubricants oil taken on the board on any foreign going ship, the whole of the import duty is eligible as drawback as against 98% eligible for other imported goods। तो बाकी जितने भी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, उनके लिए अपने को जितना भी ड्यूटी हमने पेड होता है, उसका 98% ड्यूटी आपको ड्रॉबैक है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो फ्यूल और लुब्रिकेंट्स ऑयल है, मतलब जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल वगैरह होता है, या शिप का जो फ्यूल वगैरह होता है, उसका आपको 100% पूरा मिलेगा। समझ में आया? बाकी जगह पे 2% उन लोग माइनर जो भी उनका चार्जेस है वो कट करके बाकी का आपको दे दे। समझा? सप्लाई ऑफ स्टोर्स सेक्शन 89 ऑफ द कस्टम्स एक्ट कवर्स दैट इंडिजीनियस गुड्स व्हिच आर सप्लाइड टू द वेसल एज अ शिप स्टोर्स, मतलब छोटे मोटे गुड्स जो रहते हैं वो हम लोग जो सप्लाई करते हैं शिप स्टोर्स की तरफ है। It states that the goods produced or manufactured in India are required as stores on any foreign going vessel or aircraft, may be exported free of export duty in such quantities as the proper officer may determine, having regards to the size of the vessel, aircraft, number of passengers, crew, length of voyage on which the vessel and aircraft is about to depart. In nutshell, duty free stores shall be as per the estimated requirements। का मतलब क्या होता है? समझो कोई भी शिप है जो इंडिया से बाहर जा रहा है, और उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टोर्स को ऑनबोर्ड करना है जो इंडियन मैन्युफैक्चर, ये बाहर से लाके रिटर्न भेजने वाले नहीं, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड, और इनको अपने को क्या करना है, बाहर बेचना। तो इन दैट केस ये आउटसाइड वाला जो शिप है जिसके ऊपर अपने स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऊपर जा रहे हैं, विच आर इंडियन मेड, इंडिया के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इनको आप ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ही हुआ ना, ये तो बाहर जा रहा है, तो इसको आप ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब वो कितना स्टोर्स ऑनबोर्ड करना है और अब वो ड्यूटी फ्री कैसे होगा, क्या होगा, ये सब डिटर्मिनेशन किसके हाथ में आएगा, प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में आएगा। वो क्या करेगा, कितने पैसेंजर है, यहाँ से आप किधर जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो देखेगा। तो उतने जगह के लिए, उतने जर्नी के लिए कितना स्टोर्स एंड स्पेयर्स अपने को ऑनबोर्ड लगता है, वो सब चीजें चेक करेंगे, और उसके हिसाब से उतना रिक्वायर्ड आपको स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो है वो क्या दे सकते हैं वो लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ ड्यूटी जो है वो आपको ऑन बोर्ड करने दे सकते हैं। बट इट इज अप टू द प्रॉपर ऑफिसर टू डिसाइड कि कितना करना है, क्या। समझ में आया? जैसे अपने नेवी के वेसल्स वगैरह होते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉरेन बाउंड शिप ना, बराबर है, उसके ऊपर स्टोर्स एंड स्पेयर्स जा सकता है। यस, तो जितना जाएगा वो ड्यूटी फ्री जा सकता है, प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव कर। समझा? ठीक है, उसी का एग्जांपल से देखो, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग शिप स्टोर्स अप्लाई टू द इंडियन नेवल वेसल्स, इंडियन नेवल वेसल्स के लिए अलग से उन्होंने प्रोविजन यहाँ पे दे दी। इंपोर्टिंग द स्टोर्स फॉर यूज इन द शिप ऑफ द इंडियन नेवी विदाउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी में बी कंज्यूम्ड ऑन द बोर्ड ऑफ द इंडियन शिप। देखो इंडियन नेवी है, ऑब्वियसली अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स उस हिसाब से है, तो वहां पे तो एग्जाम्पशंस अपने को मिलेंगे। ठीक है, इंपोर्टेड स्टोर सप्लाइड फ्री बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूज ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन नेवी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस, जो भी कंडीशंस देंगे ऑब्वियसली विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप कर सकते हो, कंडीशंस फुलफिल कर लो, बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The provisions of section 69, that is duty free export, and chapter 10, that is drawback, will apply. However, there will be entitled to whole of the drawback instead of 98%। मतलब इंडियन नेवी के अगर शिप्स रहेंगे तो आपको 100%, सब चीजों पे 100% ड्रॉबैक अगर पे किया भी होगा तो। समझा? क्लियर है? तो ये आपका था शिप्स एंड स्टोर्स। क्लियर विद दिस? सिंपल याद रखो, आप अगर इंडिया में कुछ भी शिप एंड स्टोर्स लेके आते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको वेसल पे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ट्रांसशिपमेंट करके लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप उनको वेयर हाउसिंग में रखते हो तो सेम वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स के प्रोविजन अप्लाई होंगे, दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। आप क्या कर सकते हो, उनको वापस से क्लियर करवा के लेके जा सकते हो। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई एप्लीकेबल होगा तो उतना पे कर दो, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर कोई भी रीजन की वजह से आपने स्टोर्स एंड स्पेयर्स को क्लियर करवाया था और उसके ऊपर ड्यूटी पे किया था, तो उसमें दो चीजें आती है, लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल जो रहेगा, मतलब जैसे आपका जो भी ये रहेगा उसके ऊपर 100% आपको मिल जाएगा। बाकी का सारा जो आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया रहेगा उस पर 98% तक का आपको ड्रॉबैक, दैट इज रिफंड टाइप, मिल जाएगा। सिंपल, इतना चीजें भी याद रख लिया तो काफी। इंडियन नेवी का जो पार्ट है उसके ऊपर आप कुछ भी करो तो वो दैट इज एग्जाम्प्ट वाला पार्ट उसके अंदर नहीं आएगा। इधर एक चीज है, अगर ड्रॉबैक मिलेगा तो भी 100% पूरा मिलेगा, इधर कोई भी 2% कट भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई इंडियन स्टोर्स एंड स्पेयर्स फॉरेन बाउंड शिप पे अपलोड होता है तो इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि कितना उसके ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स, और उसके हिसाब से वो लोग ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अलाउ कर सकते हैं। ओपन एंडेड है, अगर उनको लगेगा कि नहीं इसके ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा है और इस पे टैक्स पे होना चाहिए, मतलब से एक्सपोर्ट ड्यूटी पे होना चाहिए, तो वो लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करवा सकते। समझ में आया पूरा प्रोसीजर?
पक्का? एक बार चेक कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद योर बैगेज का प्रोसीजर। दैट इज, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ जो बैगेजेस होते हैं उसमें अपन क्या लेके जा सकते हैं, क्या लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक करो। चलो डन, आगे बढ़ो ना। अभी इधर अपने को जो देखना है दैट इज बैगेज क्लियरेंस। हम लोग जाते हैं फॉरेन घूमने, बराबर है? तो वहां से जब रिटर्न आते हैं तो बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। एक तो अपना पर्सनल कंजम्पशन जो रहता है वो तो लेके आते ही है, जो हम लोगों ने पर्सनल अपने बिलोंगिंग्स लिए थे, लेके हम लोग गए थे, वो रिटर्न लेके आते हैं, बराबर है? दूसरा, वहां से सबके लिए ट्रैवल सोवेनियर्स है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो चीजें है, लैपटॉप उठा के लेके आ गए, सोना चांदी उठा के लेके आ गए, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, आईफोन लेके आ गए, बराबर है? तो अब ये सब चीजें हैं, तो उसी के रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो। बैगेज के लिए अपने को टर्म बैगेज इज नथिंग बट अकम्पनीड बैगेज भी आ जाता है और अनअकम्पनीड बैगेज भी आ जाता है। मतलब तुम आ गए और बाद में पीछे से आपने अगर कुछ आपका सूटकेस मंगाया तो इन दैट केस वो भी इसके अंदर ही कवर होगा। समझ में आया? सिर्फ आप साथ में लेके आ रहे हो तो उसको बैगेज बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप अलग से भी लेके आते हो तो उसको भी यही कैटेगराइजेशन में डाला जाता है। ठीक है, डन। चलो, नाउ इश्यूज रेलेवेंट टू द बैगेज, तो अपने को यहाँ पे यही देखना है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस इज टू फाइल एन इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इन केस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स and export general manifest in case of export goods. In both the cases, baggage goods are required to be declared in the separate sheets. ठीक है? जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होके या इंपोर्ट होके इंडिया के अंदर आता है या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या आईजीएम या ईजीएम फाइल होता है, वो तो अपन ने देखा। इंपोर्ट के इंपोर्ट प्रोविजंस में देखा, एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट प्रोविजंस में देखा। अब इसमें जो भी बैगेज रहेगा, मतलब जो लोग उसके ऊपर जा रहे हैं उनके साथ जो सामान जा रहा है उसका एक सेपरेट शीट बनता है और उसके अंदर डिटेल्स रहते हैं कि क्या क्या सामान आपका जा रहा है। ठीक है? कस्टम्स के पोर्ट पे भी अगर हम लोग बात करेंगे ना, आज अगर आप यूएस से आते हो, दुबई से आते हो, कहीं से भी आते हो, तो इन दैट केस ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज ऐसा पूरा चेक किया जाता है आपका बैग और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ता है। इट इज ऑलवेज ऑन अ सेल्फ डिक्लेरेटरी बेसिस। समझ में आया? मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन आप करते हो कि मैं इतना लेके आया हूँ, मैं इतना लेके आया हूँ, मैं इतना लेके आया हूँ, आप कर देते हो। बैग्स ऑब्वियसली स्कैन होते हैं, सारी चीजें होती है, उसके अंदर अगर कुछ अलग दिख गया जो आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो आपका बैग ओपन करके चेकिंग वेकिंग होता है, वो सब चीजें कैरी आउट होती है। अगर आपने प्रॉपरली जो चीजें था वो डिक्लेयर कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर को आपके ऊपर शक नहीं है तो आप क्लियरेंस होके निकल जाओ। समझ में आया? क्लियर है? तो मैम अगर मैं पकड़ी नहीं गई तो मैं निकल गई तो हो जाएगा? यस, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन बिकॉज इट इज ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। प्रॉपर ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, अगर उनको लगा कि कहीं पे भी इशू है या कुछ गड़बड़ है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग आपको रुका के उसके ऊपर चेकिंग वेकिंग हो सकता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। दे कैन डू दैट थिंग एंड दैट इज अवेलेबल टू देम। ठीक है? इशू रेलेवेंट टू द बैगेज, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस इज टू फाइल एन इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये बैगेज गुड्स का अलग से आएगा अपना। ठीक है? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पहला, एंट्री ऑफ बैगेज बाय द ओनर। तो जब ये ओनर आएगा मतलब हम लोग ही आएंगे, बराबर है कि नहीं? हम लोग जब बैग लेके आएंगे, अंडर दिस सेक्शन द ओनर ऑफ द बैगेज हैज टू मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग इट। दिस इज नोन एज बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आप ऐसे का ऐसे उठाए हो, मतलब ऐसे कैसे आ गए हो तो आप निकल जाओ सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके साथ बैगेज है तो आपको डिक्लेरेशन वगैरह करना पड़ेगा। आप बोलते हो नहीं मेरे पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप आपका बैग लो और निकल जाओ। वो जगह पे अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको रुकाया और आपका चेकिंग किया तो क्या वो कर सकते हैं? यस, दे आर अलाउड टू। Rate of the duty and the tariff valuation applicable to the baggage, section 17. Section 78 of the Customs Act stipulates that the rate of the duty and the tariff valuation, if any, applicable to the baggage will be the rate of the valuation in the ports as per section 77. Therefore, a relevant date for determining will be what? जिस दिन आप baggage declaration form file करोगे, that will be the relevant date for the duty and valuation. उस दिन के वैल्यूएशन को कंसिडर किया जाएगा और उस दिन के ड्यूटी के रेट को भी कंसिडर किया जाएगा जिस दिन आप डिक्लेरेशन देते हो। सिंपल। रेट ऑफ द ड्यूटी कितना होता है? सबसे पहला चीज, बैगेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता और ना सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जीएसटी नहीं लगता, कंपेंसेशन सेस नहीं लगता, सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीसीडी लगता, बेसिक कस्टम ड्यूटी। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि ये आपके पर्सनल कंजम्पशन और होम यूज के लिए है, बिजनेस पर्पजेस के लिए है नहीं, तो जीएसटी एग्जाम कर दिया है, उसके ऊपर है ही नहीं, बराबर है? और वही जगह पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी नहीं लगेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी मैम कितना रहेगा? तो जनरल रेट इज 35%। जनरल रेट कितना है? 35%। समझ में आया? कुछ कुछ गुड्स पे 70% तक भी जाता है। अंडरस्टूड? वो आगे आएंगे आप लोग तो देखेंगे। ठीक है? तो जनरल रेट कितना है अपना? इफेक्टिव रेट कितना है? 35%। ना इसके ऊपर कुछ और ऐड होगा ना कुछ लेस होगा। समझ में आया? ठीक है? दिस रेट ऑफ द ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? फायर आर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कार्ट्रिजेस और फायर आर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बंदूक बंदूक। ठीक है? एक्सीडिंग 50, 50 के ऊपर नहीं जाएगा फॉर कार्ट्रिजेस। ठीक है? नेक्स्ट, सिगार्स और टबैको इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब चीजों का नीचे अलग से लिस्ट है, ये सिर्फ समरी के लिए उन्होंने यहाँ पे देके रखा है।
जब लिस्ट आएगा तो मैं बता दूंगी कि कितना क्लियर क्या है। 10 फायर आर्म्स एंड कार्ट्रिजेस और फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 जो है are not chargeable to the above concessional rate of 35%. These items are charged at 70% applicable to the baggage under the heading 9803. मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आप ये सिगार और ये सब चीजें लेके आते हो या कस्टम्स टैरिफ लेके मतलब वजह से अपना फायर आर्म्स वगैरह लेके आते हो, तो अगर आप अप टू 50 लेके आते हो तो उस पर 35% लगेगा, मतलब जो नॉर्मल रेट है, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर 70% का रेट लग जाएगा, विच इज आपका ऊपर वाला। समझ में आया? ठीक है, आगे देखेंगे, इसका डिटेल्स पूरा दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हेडिंग 9803 शैल नॉट अप्लाई टू मोटर व्हीकल पे नहीं होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस पे नहीं होता है, एंड टबैको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे नहीं होता है। तो conjoint reading of the baggage rules and this exception to the heading 9803 provides that alcoholic liquor or wines up to 2 liters, cigarette up to 100 sticks, cigars up to 25 sticks, tobacco up to 125 grams shall be included while computing the duty free allowances. जब ड्यूटी फ्री कैलकुलेट करोगे तो इतनी चीजें आपके ड्यूटी फ्री के अंदर आ जाएंगी। ऑब्वियसली उसके वैल्यू वगैरह देखना पड़ेगा और वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। Provided under the baggage rule, these products over and above the aforesaid the free allowance shall be subjected to the rate prescribed in the respective headings of the customs act. समझ में आया? इसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हिसाब से आपके लग जाएंगे। ठीक है, ड्यूटी एग्जम्पशन टू द बैगेज पहला, the section 79 of this customs act refers to that duty relief will be available in respect of the baggage. It stipulates that proper officer may subject to any rules made under this section to pass free of duty any article in the baggage of the passenger or the member of the crew in respect of which the said officer is satisfied that वो इतने महीने के लिए यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपने कंज्यूमर कपड़े डिजाइन, आपने उसको 2 महीने के लिए पहना है तो वो आपका क्या बन गया, पर्सनल इफेक्ट्स बन गया। बट वही जगह पे एकदम नया एकदम पूरा वो जैसे कि एकदम ब्रांडेड क्लोथ है तो उसके ऊपर लग सकता है इम्पोर्टेड। समझ में आया? तो अब वो कैसा होगा कि वो प्रॉपर ऑफिसर देख के समझेगा कि वो यूज्ड है कि वो एकदम नया नया। समझ में आया? अगर उनको देख के समझ में आ रहा है कि ये यूज्ड है, मतलब बॉडी से पहना हुआ है एंड ऑल, तो इन दैट केस वो उसको पर्सनल इफेक्ट्स में डाल के निकाल सकते हैं, उसको ड्यूटी फ्री क्लियर करवाने दे देंगे। बट वही जगह पे अगर लगा कि नहीं नहीं नया है, सिर्फ दिखाने के लिए अपने को यूज्ड वाला पार्ट है ऐसा कुछ है, तो इन दैट केस आप उसके ऊपर ड्यूटी पे करके ही फिर जा सकते हो। समझ में आया? एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ द पैसेंजर in respect of which the officer is satisfied that it is used by the passenger or his family, which is a bona fide gift souvenir, provided that the value of each of such article and the total value of all such article does not exceed the limit. छोटे मोटे ट्रैवल सोविनियर्स और गिफ्ट हम लोग लेके आते हैं, बाहर से आते हैं तो वॉट से की चॉकलेट्स लेके आते हैं या कुछ ऐसा सोविनियर्स लेके आते हैं, टैग्स लेके आते हैं, की चेन्स लेके आते हैं, ये छोटी मोटी चीजें, तो वो सब वैल्यू ऑब्वियसली देखा जाएगा। तुम 50,000 का किचन लेके आओगे तो फिर नहीं चलेगा ना, वैसे सब चीजें, तो वो सब चीजें देखी जाएगी और उसके हिसाब से आपको ड्यूटी फ्री क्लियर करवाने के लिए दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो। Thus the law envisages two categories of the baggage, namely passengers का और member of crew. क्रू का अलग चलेगा, पैसेंजर्स फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं है, क्रू कौन है, फ्रीक्वेंट। पैसेंजर को समझो, अभी एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू क्या बोला हुआ है, पैसेंजर अगर आउटसाइड इंडिया से कभी भी आता है तो वो एक लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ सकता विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यू। दिस इज एग्जेम्पशन, कंप्यूटर को नहीं है, लैपटॉप को। बट सोचो कि वही चीज अपन ने क्रू को दे दिया, तो क्रू तो एवरीडे फ्लाई कर रहा है, वो एवरीडे नया लैपटॉप लेके आए, इधर बिजनेस ओपन कर दे। समझ में आए? तो ऐसे सारे एग्जाम्पशन जो है वो जनरली किसके लिए होते हैं, पैसेंजर्स के लिए होते हैं जो आते जाते, मतलब जैसे कि इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं या बेसिक ट्रैवलिंग वाला पार्ट है। बट क्रू तो एवरी डे बेसिस पे ट्रैवलिंग हो रहा है, तो उनके लिए थोड़े रूल्स जो होंगे वो अलग। समझ में आया? चलो। सिमिलरली इट एनविसेजेस 3 क्लास ऑफ द गुड्स, नेमली पहला पर्सनल इफेक्ट्स हो सकता है जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका सारा का सारा नॉर्मल बैगेज आ जाएगा, कपड़े है, आप टॉयलेटरीज यूज करते हो, जो भी चीजें आप लोग की बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आती है वो सब चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड इज हाउस होल्ड इफेक्ट विच में बी यूज बाय द फैमिली इंक्लूडिंग पर्सन। पर्सनल इफेक्ट मतलब मेरा, दूसरा आता है जो पूरा फैमिली यूज करता है, तो वो किसमें आ जाएगा, जनरल फैमिली के इशू इसमें यूज में हाउस होल्ड इफेक्ट्स के अंदर आ जाएगा। एंड थर्ड इज गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। समझ में आया? ठीक है, सबसेक्शन 2 of section 79 enables that the central government to make the rules for the purpose of carrying out the following. It stipulates that minimum period for which the article has been used by the passenger or the member of the crew for the purpose determining personal effect. Personal effect determine करने के लिए देखना पड़ेगा वो कितने पीरियड के लिए यूज। ठीक है, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी आर्टिकल इंडिविजुअल एंड द मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स जो ड्यूटी फ्री पास कर रहे हो उसका वैल्यू देखा जाएगा। थर्ड, conditions to be fulfilled before and after the clearance subject to which the baggage may be passed duty free। समझ में? तो वो क्लासेस ऑफ गुड्स पे, फॉर एग्जांपल सिंपल है ना, मेरे लिए तो आईफोन खरीदा और मैं उस पर से जस्ट कवर निकाल के उसको लेके आ रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल इफेक्ट्स है, मेरे यूज का है, पॉसिबिलिटी है ना। बट अब उस केस में वो लोग देखेंगे कि भाई बिल कब का है, मॉडल कब का है, ये सब चीजें वो लोग चेक करेंगे, करेक्ट है, देख सकते हैं, और वो लोग बोलेंगे कि अरे आपने ये 4 दिन पहले खरीदा,
अब इस केस में थोड़ी ये कोई आपका पर्सनल इफेक्ट हो, आप बोलोगे तो हम मान थोड़ी लेंगे। समझ में आया? तो ये सब चीजें होती है। अंडरस्टूड? इसी के लिए उन्होंने बोला है कि मिनिमम पीरियड ऑफ यूज रहेगा तो ये हम मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो फोन यहाँ से लेके जा रहे हो वो तो आप ऑलरेडी डिक्लेयर करके जाओगे यहाँ से, और रिटर्न आओगे तो उसके अंदर मैच हो जाएगा कि आप आईफोन 14 लेके गए थे, आईफोन 14 रिटर्न लेके आए हो। समझ में आया? क्लियर है? उस केस में वो लोग सब चीजें चेक कर लेंगे, उनको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो देन आगे का प्रोसेस कैरी आउट होगा। समझा? पैसेंजर बैगेज रूल्स, एक सिंपल रूल यहाँ पे अपने को जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज देके रखा है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट पैसेंजर या तो फिर कोई फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया है, मतलब ऑलरेडी रिसाइडिंग इन इंडिया और वो बाहर से वापस इंडिया में आ, ये सब लोग हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आ रही है और अपने साथ सामान लेके आ रहे हैं उसकी बात है। ठीक है? तो इंडियन रेसिडेंट बाहर घूमने के लिए गया था, रिटर्न आ रहा है। फॉरेन रेसिडेंट जो इंडिया में ही रहता है और वो बाहर गया था और रिटर्न आ रहा है। तीसरा, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन है एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब 2 साल के बच्चे तक को हम इन्फेंट में। समझ में आया? ठीक है? अगर ये लोग इंडिया आ रहे हैं और कौन से कंट्री से आ रहे हैं, नेपाल भूटान म्यांमार के अलावा कोई कंट्री से, अदर देन नेपाल भूटान एंड म्यांमार जो अपने आसपास में है। ठीक है? तो आपको क्या क्या चीजों का रेस्ट्रिक्शन रहेगा और क्या क्या चीजें ड्यूटी फ्री अलाउड रहेंगी। पहला, यूज पर्सनल इफेक्ट्स जो रहेगा वो आपके लिए फ्री है, और ट्रैवल सोवेनियर्स जो आप लोग लेके आते हो वो फ्री है। समझ में आया? उसके ऊपर आपको कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आर्टिकल्स अगर आप कुछ भी लेके आ सकते हो तो आते हो तो अप टू 50,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 इफ कैरिड ऑन इन पर्सन और इन अकम्पनीड बाय द बैगेज ऑफ द पैसेंजर। मतलब आप खुद लेके आ रहे हो तो भी हो जाएगा, या तो आपके बैग्स के अंदर है तो भी चलेगा, दोनों चीजें इंक्लूड, मतलब विथ और इन द बैगेज दोनों चीजें कवर हो जाएगी। कितना आर्टिकल्स आप लेके आ सकते हो ड्यूटी फ्री? 50,000 का। अगर मैम 60,000 हुआ तो ड्यूटी कितने पे पे करना पड़ेगा? 10,000, जितना एक्सेस जाएगा उसके ऊपर आपको पे करना। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है? अच्छा, अभी ना बहुत जगह पे अपने को ये एनेक्चर 1 2 3 का यूज होगा, तो हम पहले क्या करते हैं ना, नीचे जाके पहले एनेक्चर पढ़ के आ जाते हैं, सो दैट यू विल नो कि एनेक्चर 1 के अंदर क्या है, एनेक्चर 2 के अंदर क्या है और एनेक्चर 3 के अंदर। समझा? चलो, तो एनेक्चर 1 2 एंड 3 के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है पहले वो देख लेते हैं। एनेक्चर 1 के अंदर आता है फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50, बराबर है। सिगरेट्स एक्सीडिंग 106, सिगार एक्सीडिंग 25 और टबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। ठीक है? अल्कोहलिक लिकर एंड वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स। गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, अदर देन ऑर्नामेंट्स मतलब बिस्किट्स हो गया, बार्स हो गया, वो सब चीजें आ गई। ठीक है? एंड फ्लैट पैनल दैट इज एलसीडी एलईडी एंड प्लाज्मा टीवी। अगर ये चीजें आप लोग आउटसाइड इंडिया से लेके आ रहे हो तो वो एनेक्चर 1 के अंदर कवर्ड होगी। समझा? तो 50,000 का जो वैल्यू है दैट इज एक्सक्लूडिंग दीज आइटम्स, क्योंकि अपने को क्या बोला है, अदर देन एनेक्चर 1। अदर देन एनेक्चर 1 कितना लेके आना है अपने को? 50,000 तक का आप लेके आओगे तो नो ड्यूटी। क्लियर विद दिस? ठीक है? एनेक्चर 2 के अंदर क्या आता है? कलर टेलीविजन आता है, पुराने वाले जो चलते थे, एलसीडी एलईडी वाले नहीं, पुराने वाले। ठीक है? वीडियो होम थिएटर, डिश वॉशर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ द कैपेसिटी अबाउट 300 लीटर्स और इक्विवेलेंट, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा और कॉम्बिनेशन ऑफ सच वीडियो कैमरा विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज टेलीविजन रिसीवर के साथ, साउंड रिकॉर्डिंग के साथ या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के साथ, रिप्रोड्यूसिंग के साथ। समझ में आया? ठीक है? सिनेमाटोग्राफिक फिल्म जिसका 35 mm अबाव का रील्स है, जो रील होता है वो 35 mm अबाव का है। गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है आपका। ठीक है? एनेक्चर 2 समझ में आया? एनेक्चर 3 में आती हूँ आपका रूल 6 के अंदर, वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर दिया हुआ है, वीडियो कैसेट्स का मतलब जितने भी टाइप्स के वीडियो कैसेट्स होते हैं वो सारे आ गए आपके। डिजिटल वीडियो डिस्प्लेयर आ गया, म्यूजिक सिस्टम आ गया, एयर कंडीशनर आ गया, माइक्रोवेव आ गया, वर्ड प्रोसेसिंग मशीन आ गया आप लोगों का, फैक्स मशीन आ गया, पोर्टेबल फोटो कॉपिंग मशीन आ गया, वॉशिंग मशीन, एलपीजी गैस का कुकिंग रेंज पूरा का पूरा। ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया आप लोगों का, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर आ गया, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ द कैपेसिटी अप टू 300 लीटर्स। तो अप टू 300 लीटर्स इधर है, अबाउट 300 लीटर्स अपना एनेक्चर 2 के अंदर आता है। नहीं सॉरी 1 के अंदर आता है आप लोगों का। समझ में आया जो हम लोगों ने देखा था यहाँ? किसमें था आपका? नहीं, 300 वाला जो था इसमें ही है ना आप लोगों का? चलो, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? ओके। चलो, तो ये लिस्ट अपना एनेक्चर 1 2 एंड 3 के अंदर इंक्लूडेड है, जो यहाँ पे अपने को बहुत जगह पे एक्सेप्शंस वगैरह में काम आएंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जैसा अपने को बोला है, आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 अगर आप लोग लेके आते हो, इफ कैरीड विद या तो फिर आपके बैग के अंदर है, दोनों चीजें आ जाएगी। ठीक है? इतना आप ड्यूटी फ्री लेके आ सकते हो, एक्सेस जितना भी जाएगा वो क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? सेकंड, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इनफैक्ट, यहाँ पे अपन ने टूरिस्ट जो बोला था वो इंडियन ओरिजिन का बोला था ना। अगर फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है और वो इंडिया आ रहा है
तो इन दैट केस एक्सक्लूडिंग इनफैक्ट एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान एंड म्यांमार अगर इंडिया के अंदर आ रहा है तो इन दैट केस यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोवेनिर्स अलाउड है। दूसरा, आर्टिकल्स अप टू 15,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स इन एनेक्सर 1 इफ कैरिड इन पर्सन और अकम्पनीड बैगेज, मतलब हमारे लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं तो हम ग्रेटर बेनिफिट देंगे 50,000, और बाकी के लोग अगर इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो कितना, 15,000 का आपको। समझ में आया, क्लियर है, इसी के लिए उन्होंने बोला है। नेक्स्ट, इंडियन रेसिडेंट और फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया और द टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग द इन्फेंट, नेपाल भूटान और अगर म्यांमार से आएंगे तो सबके लिए 15,000 है। यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनिर्स आपको अलाउड है पूरा का पूरा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल्स अप टू वैल्यू ऑफ 15,000 एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 इफ कैरिड ऑन इन पर्सन एंड अकम्पनीड बैगेज। और अगर आप लैंड के थ्रू आ रहे हो, बिकॉज नेपाल म्यांमार एंड भूटान से तो लैंड के थ्रू भी आ सकते हैं, एडजॉइनिंग है ना अपना, तो अगर लैंड के थ्रू आ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है, इसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं, ना ट्रैवल सोवेनिर्स अलाउड है ना आर्टिकल्स अलाउड। समझा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द पैसेंजर इज एन इनफैंट तो ओनली पर्सनल इफेक्ट। इनफैंट के लिए कितना मिलेगा, एक इनफैंट है छोटा बच्चा है 1 साल का, उसके लिए भी आपने बोला ये भी लैपटॉप लेके आओ, उसके नाम पे भी एक लैपटॉप ले ले तो वो चलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है, पर्सनल इफेक्ट्स, मतलब उनके कपड़े हो गए, छोटी मोटी चीजें हो गई, वो सब चीजें आपकी अलाउड हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। इन्फेंट का मतलब 2 साल तक का मैंने आपको बोला। रेसिडेंट मतलब जो आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट जिसके पास है, ठीक है। टूरिस्ट मतलब जो नॉर्मली इंडिया में रिसाइड नहीं करता है, बाहर से इंडिया घूमने के लिए आ रहा है। पर्सनल इफेक्ट्स मतलब जो आपके डेली नेसेसिटीज के लिए सेटिस्फाइड होने के लिए लगते हैं, एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी भले पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर आती है बट हम उसको इंक्लूड करके यहाँ पे नहीं चलते, ज्वेलरी के लिए अलग रूल्स। डन, समझ में आया यहाँ तक का ना। अगर आप ज्वेलरी लेके आते हो तो कितना लेके आ सकते हो, पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। देखो, अगर आप 10 दिन के लिए दुबई घूमने के लिए गए और फिर आप वहां से गोल्ड लेके आते हो तो वो 50,000 के जनरल कैटेगरी में, वो कहा जाएगा 50,000 के जनरल कैटेगरी के अंदर जाएगा। बट अगर आप 1 साल इंडिया के बाहर रह के फिर इंडिया के अंदर आए, मोर देन 1 ईयर अगर आपने इंडिया के बाहर रिसाइड किया और फिर आप इंडिया के अंदर आ रहे हो फ्रॉम एनी कंट्री, देन men can bring this much and women can bring this much without duty free. This is over and above the 50,000 वाला। अगर आप 1 साल के बाद आ रहे हो तो, समझा। मेन के लिए कितना है, 20 ग्राम वेट या तो कैप ऑफ 50,000 रुपीज। अभी 20 ग्राम 50,000 रुपए में मतलब कौन सा जमाना सोच रहे हैं वो लोग, देख लो। समझ में आ रहा है, तो वट एवर इट इज, या तो 20 ग्राम या तो 50,000, विच एवर इज लोअर, ऐसा मान के चलो वैल्यू वाइज, ठीक है। और वही वुमेन के लिए रहेगा तो 1 लाख और 40 ग्राम, विच एवर इज लोअर। 40 ग्राम का प्राइस अगर 1 लाख के अंदर आ गया तो तुम 40 लाख लेके 40 ग्राम लेके आ जाओ, और अगर नहीं तो 1 लाख के अंदर जितना ग्राम्स बैठेगा उतना आप लेके आ सकते। समझ में आया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, पूरा का पूरा घर बांध बंद के अंदर इंडिया लेके आ रहे हो, पॉसिबिलिटी है। आउटसाइड इंडिया रह रहे थे और सब बंद करके इंडिया वापस आ रहे हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो अब इस केस में तो सारा का सारा फिक्स्ड एसेट वगैरह भी ट्रांसफर होगा, वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज ये सब चीजें भी आएगा ना भाई, तो ये सब चीजों के लिए रूल थोड़े से अलग है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या समराइज किया, सिंपल है। अगर आप लोग इंडियन टूरिस्ट हो, इंडियन मतलब से बंदे हो और आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, जनरल लेवल इज पर्सनल इफेक्ट सोवेनियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी जगह पे 50,000 का लिमिट, दिस इज एक्सक्लूडिंग। अगर आप ज्वेलरी रहेगा 1 ईयर के बाद, अगर 1 ईयर के अंदर आते हो और ज्वेलरी लेके आते हो तो 50,000 के जनरल लिमिट के अंदर ही अगर फिट बैठता है तो बिठा दो, नहीं तो नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर आप व्हाट वी से कि फॉरेन टूरिस्ट हो या तो फिर नेपाल भूटान और म्यांमार से आ रहे हो तो 15,000 तक का लिमिट है, और पर्सनल इफेक्ट ट्रैवल सोवेनिर्स अलाउड। सिर्फ नेपाल भूटान म्यांमार से अगर लैंड रूट से आ रहे हो तो आपके लिए सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है। इनफैंट के लिए ओनली एंड ओनली पर्सनल इफेक्ट्स। ये पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े, और ज्वेलरी वाला भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगर घर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो। अब घर शिफ्ट करें तो देखना पड़ेगा कि आप पहले बाहर कितने टाइम तक थे। सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हो कि हम बाहर रह रहे हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इन दैट केस पहले ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना रहेगा, फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। आप मिनिमम 3 महीने के लिए बाहर जाने चाहिए और मैक्सिमम 6 मंथ्स, तो ये कैटेगरी के अंदर कवर्ड है। 3 महीने के अगर अंदर आप आ जाते हो रिटर्न तो उसको हम लोग जनरल कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे, फिर उसको रेसिडेंस नहीं। आप गए थे और 2 महीने के अंदर रिटर्न आ गए तो उसको हम फिर किधर डालेंगे, ऊपर जनरल कैटेगरी के अंदर डालेंगे। बट अगर मिनिमम 3 महीने आप अब्रॉड में रहे हो और 6 मंथ्स तक रहे हो तो ये वाला कैटेगरी अप्लाई हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स आप लेके आ सकते हो बिंदास, आपकी घर की चीजें, ठीक है। अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, बट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 3 अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 60,000। समझा, मतलब वो सिगरेट सिगार्स वो सब चीजें नहीं चलेगी, वीडियो कैसेट वाला पार्ट नहीं चलेगा, बट थर्ड वाला जिसमें वो वॉशिंग मशीन डिश वॉशर ये सब चीजें थी ना, वो लेके आ सकते हो। बट उनका सबका मिला के जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 60,000 रुपीज तक का वैल्यू होना चाहिए। समझ में आया,
ये बेनिफिट किसके लिए, कंडीशंस, कौन होना चाहिए पैसेंजर, इंडियन पैसेंजर होना चाहिए जो इंडिया रिटर्न आ रहा है, बाकी कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 6 महीने से ज्यादा रहे हो आप और 1 महीने से कम रहे हो, मतलब 6 to 1 year, ठीक है, इन दैट केस पर्सनल आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा अदर देन एनेक्सर 1 and 2 बट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्स 3, बट यहाँ पे वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 1 लाख, बिकॉज आप ज्यादा टाइम के लिए रहे हो तो उतनी चीजें आपने खरीदी होगी ना, बराबर है, तो वो इंडिया में लेके आ सकते हो। अगर पैसेंजर कौन होना चाहिए, इंडियन पैसेंजर होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, ये जो अपना अभी था ना 3 months to 6 months एंड 6 months to 1 year, इस केस में उन्होंने अपने को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जहां पे आप वापस 20 दिन के लिए इंडिया आके रह रहे हो। एक तो 6 महीने 1 साल का तो टाइम है, उसके अंदर भी अगर आप 2 महीने के लिए उसमें से इंडिया के अंदर थे, विजिट करने के लिए आए थे, ये करने के लिए आए थे, वो करने के लिए आए थे, फिर मतलब ही नहीं बनता ना, फिर आपका स्टे आउट ऑफ इंडिया हुआ ही कैसे। तो इधर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है, आपको बाहर ही रहना। यस, समझ में आया, क्लियर है। वेर एज जब 1 साल के ऊपर का टाइम, मतलब से कि आप लोगों का 2 साल के ऊपर का टाइम होगा ना, तो इन दैट केस आप लोगों का बेनिफिट्स चालू हो जाएगा, रिलैक्सेशन वगैरह चालू हो जाएगा, समझा। सेकंड, पहले थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। मिनिमम स्टे 1 year है, मैक्सिमम कितना है, इन 2 preceding years, मतलब 2 साल में एटलीस्ट 1 साल आप क्या थे, आउटसाइड इंडिया, तो अभी रिलैक्सेशन मिल गया, मतलब आप इंडिया में आ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज 2 साल में कितना चाहिए, 1 साल का स्टे आउटसाइड इंडिया चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा, एनेक्सर 1 एक्सक्लूड करके, एनेक्सर 2 एक्सक्लूड करके, बट आर्टिकल ऑफ एनेक्सर 3 चलेगा अप टू वैल्यू ऑफ ₹2 lakhs, 60,000, 1 लाख, 2 lakhs। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अपना ये वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बंदा कौन होना चाहिए, इंडियन पैसेंजर शुड नॉट हैव अवेल्ड कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 years, ये सेम कंसेशन उसने ऊपर वाले केस में पिछले 3 साल में नहीं लिया हुआ होना चाहिए। नहीं तो बार बार आता है, 6 महीने के बाद रिटर्न आ जाता है, फिर क्लेम करता है, फिर वापस जाता है, फिर 6 महीने के बाद रिटर्न आता है, फिर क्लेम करता है, ये सब चीजें हो सकती है। तो पिछले 3 साल में उन्होंने ये बेनिफिट क्लेम किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर आप मिनिमम 2 years ऑफ स्टे और मोर करते हो, अभी उसके बाद कितने भी साल का होने दो, मिनिमम 2 years का स्टे अगर आपका है, तो इन दैट केस पर्सनल इफेक्ट्स मिल जाएगा आप लोगों को, एनेक्शन 1 और 2 छोड़ के, बट 3 का वैल्यू कितना बोला है, 5 lakhs तक आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्ट, मिनिमम 2 years ऑफ स्टे अब्रॉड चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द अराइवल और ट्रांसफर ऑफ द रेसिडेंस, समझ में आया। आप वहां का जब रेसिडेंस ट्रांसफर करें उसके एटलीस्ट पिछले 2 साल कंटिन्यूसली आपने वहां पे रहना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। शॉर्टफॉल ऑफ अप टू 2 months कैन बी कंडोन्ड बाय द डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कस्टम ऑन अर्ली रिटर्न, मतलब वो क्या बोलते हैं, 2 महीने तक का अगर बफर रहेगा, मतलब ये 2 साल कंप्लीट होने में अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने तक का टाइम है, तो उतना छोटा मोटा डिले जो है वो डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कंडोन कर लेगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड इट इज ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनल लीव या वेकेशन बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द पैसेंजर या एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, समझ में आता है। ऐसे कुछ रीजन की वजह से अगर आपके कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 years में 2 महीने शॉर्ट पड़ रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, तो उतना पीरियड जो है वो कंट्रोल हो सकता है। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन, ठीक है। अपने को कंडीशंस क्या क्या बोला है, पहला मिनिमम से 2 साल का चाहिए, सेकंड कंडीशन इज टोटल स्टे जो है ना वो एटलीस्ट शुड व्हाट इज से टोटल स्टे इन इंडिया ऑन द शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग द 2 preceding years शुड नॉट एक्सीड 6 months, समझ में आया। पिछले 2 साल में जितने भी बार आप इंडिया आए रहेंगे, तो इन दैट केस आपके शॉर्ट विजिट जो है वो सब मिला के 2 महीने से 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। प्रिंसिपल कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि अगर आप लोगों का होता है ऐसा शॉर्ट विजिट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ जो है वो कंडोन कर सकते हैं, अगर आपने राइटिंग में दिया और उन्होंने अप्रूव कर दिया तो, विदाउट विद स्पेसिफिक रीजन। थर्ड कंडीशन इज पैसेंजर इज नॉट अवेल्ड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 years, इस पे नो रिलैक्सेशन, समझ में आया। तो 3 कंडीशन है और सामने 3 ऑप्शंस भी अवेलेबल है। पहला, आपका प्रीसीडिंग 2 years के अंदर अपने को क्या चाहिए, कंटिन्यूस स्टे चाहिए, वो स्टे के अंदर आप जब भी इंडिया आते हो अगर, तो इन दैट केस आप 6 महीने तक इंडिया में रह सकते हो फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ योर ऑल द स्टे विजिट्स में कंबाइंड, उससे ज्यादा हुआ तो अपने को कंडोन करना पड़ेगा गोइंग विद द प्रॉपर ऑफिसर एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड तीसरा अपने को कंडीशन क्या बोला, आपने ये पर्टिकुलर बेनिफिट अवेल नहीं किया हुआ होना चाहिए इन द पास्ट 3 years। क्लियर विद दिस पार्ट। बाकी ये अपने को याद रखना पड़ेगा एटलीस्ट कि 60,000 था, 1 लाख था, फिर आप लोगों का 2 लाख हो गया, फिर 5 lakhs हो गया ओवरऑल लेवल पे, तो ये याद रखना, समझा। करेंसी, एक्सचेंज रेट यूज करना पड़ेगा अपने को, तो कौन सा यूज करेंगे, तो इन लोग बोल रहे हैं द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी अंडर दीज रूल्स, अच्छा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी जो है वो फेमा प्रोविजन के हिसाब से आएगा, डॉलर लिया जो अपन देते हैं ना सामने एक्सचेंज करवाते हैं, वो आपके फेमा प्रोविजन के हिसाब से। unaccompanied baggage, that is the baggage which you have not carried with you, it is coming afterwards or it is coming before, ठीक है। The various provisions above applied are also applicable to the unaccompanied baggage unless specifically excluded. If unaccompanied baggage has been in the possession abroad of the passenger and is dispatched within 1 month from his arrival in India and such other further period as the deputy commissioner may allow, समझ में आया। The said unaccompanied baggage can also land in India up to 2 months before the arrival of the passenger, तो 2 महीने बाद भी आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
However, if the passenger is not able to arrive in India within the period of 2 months due to circumstances beyond the control, इलनेस हो गया, कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गया, बंद हो गया चीजें, सब चीजें हैं, ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा, तो इन दैट केस वो मिनिमम 2 मंथ्स जो है वो अपन 1 ईयर तक खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी आपको जो ये ऊपर का हाउस होल्ड इफेक्ट ट्रांसफर वाला जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। क्रू बैगेज क्रू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। These baggage rules are also applicable to the members of the crew engaged in the foreign going conveyance for the importation of their baggage when they are finally paid off on the termination engagement। तो ये उनके लिए भी applicable हो जाएगा अगर वो foreign going इस पे जा रहे हैं तो। However, other crew members of the vessel and aircraft will be allowed to bring items like chocolates, cheese, cosmetics and other petty gift items जिनका पर्सनल वैल्यू जो है आपका 1500 तक का होना चाहिए। मतलब जो डेली ट्रैवलर्स है, क्रू मेंबर्स है, उनके लिए 1500 रुपए का। बाकी जो स्टे वाले रहते हैं और जो रुक के फिर आते हैं, ले ओवर वगैरह रहता है एंड ऑल, तो उस केस में आपके लिए ऊपर वाले रूल्स जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। फैमिली के अंदर और जो आपके डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट में साथ में रहते हैं वो सब आ जाएंगे। गुड्स जो है वो अपने को एनेक्शर देना। समझ में आया? यहाँ तक एक बार पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे एनेक्शर 3 के बाद कि क्या क्या कर सकते, इलस्ट्रेशन वगैरह है वो देखेंगे और आगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो यहाँ तक। Done? चलो, हो गया? और कुछ डाउट है इसके अंदर अभी तक? देखा? चलो नेक्स्ट अपने को यहाँ पे अभी उन्होंने क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल दिया है। हाँ बोला। हाँ उन्होंने बोला था कि imported stores may be consumed without payment of duty during the period such vessel or aircraft is a foreign vessel। बराबर, करेक्ट, अगर वो इंडिया में आया ना हो, वो चाइना आएगा क्योंकि वो फॉरेन। परफेक्ट, यस। इंडिया में ही तब मैंने उसको ऑन बोर्ड पे स्टोर तब मैंने कंज्यूम किया, तो वो कंजम्पशन एसेट्स में इंडिया में हो गया। बराबर, बट उस केस में हम लोग वहां पे कौन से स्टोर्स की बात करें, जो इंडिया से बाहर ही आया था, कंज्यूम हुआ और इंडिया के बाहर चला। जस्ट बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड इन इंडिया, इंडिया कैन नॉट टेक टैक्स ऑन दैट पार्ट ना, क्योंकि वो स्टोर्स आया ऑन बोर्ड कहाँ से था, फॉरेन शिप से। तो वो आया था, सिर्फ हमने यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे 2-4 नट बोल्ट लूज हो गए थे, मैंने टाइट कर दिया, और वो भी तुमसे लेके नहीं किया, मेरे पास जो था अवेलेबल उसी से किया, और फिर वो शिप वापस बाहर चला, तो मैं इस पे ड्यूटी क्यों पे? समझा? फिर अपन ने अलग से देखा कि जो इंडिया से यूज हो रहा है उसका अलग से देखा था हम लोगों ने। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्स एंड स्पेयर जो अपन ने यूज किया उसका अलग से प्रोविजन था, वो अलग से। ऐसा समझा? और कोई डाउट? डन। चलो, अपने पास एक एग्जांपल दिया है, पहले वो एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जरा पहले। पढ़ा? चल, क्या दिया है अपने को? Sujoy, an Indian entrepreneur, went to London to explore new business opportunities on 1st April 2024. His wife also joined him in London after 3 months. The following details are submitted by them with the custom authorities on the return to India on 15th April 2025. एक साल का टाइम हो गया, और वाइफ गई थी कब? 3 महीने के बाद, मतलब अप्रैल के बाद अगर मैं समझू तो मई जून जुलाई, जुलाई में गई थी वो, 1 जुलाई के आसपास का मान ले। तो मिस्टर सुजय को 1 साल हो गया और उसकी वाइफ को कम टाइम हुआ है, मतलब उससे कम टाइम हुआ है, बराबर है, ठीक है। और ये लोग कुछ इंडिया के बाहर परमानेंटली रह रहे थे, फिर इंडिया के अंदर आए हैं कि सिर्फ घूमने गए थे और रिटर्न आए हैं? रहने के लिए थोड़ी गए थे। वेंट लंदन टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बोला है ना, ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने वहां पे रेसिडेंस बनाया था और ये सब चीजें किया था। नॉट नेसेसरी ऑन दैट पार्ट, समझ में आया? जब तक बोला नहीं है तब तक अपन लेंगे नहीं, ठीक है। जब तक ऐसा बोला नहीं है तब तक देवर ऑन विजिट आउटसाइड इंडिया। अब आपका प्रोजेक्ट लंबा चल गया तो आप होटल में रह सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं, ठीक है। नाउ यूज पर्सनल इफेक्ट्स वो लोग रिटर्न लेके आए 80,000 रुपए का, ठीक है। दो म्यूजिक सिस्टम लेके आए 50-50 हजार रुपए का, और ज्वेलरी लेके आए, जो सुजॉय लेके आया 48,000 रुपीज 20 ग्राम्स का ज्वेलरी, एंड व्हाट इज वाइफ लेके आई है 40 ग्राम्स 96,000 का ज्वेलरी। With reference to the baggage rules 2016, determine whether Mr. and Mrs. Sujoy will be required to pay any customs duty or not. ठीक है। सबसे पहला चीज बात करते हैं यहाँ पे यूज पर्सन इफेक्ट, इस पे तो लगता ही नहीं है कस्टम ड्यूटी, बराबर है। तो ये आपका पूरा का पूरा 80,000 क्या हो चुका है, सॉरी हाँ 80,000 क्या हो चुका है आपका, ड्यूटी फ्री, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है दो म्यूजिक सिस्टम ईच का बात करते हैं,
ठीक है। अब दो म्यूजिक सिस्टम जो है वो आप लोग का आ जाएगा एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर। 50-50 हजार का जनरल है ना, 50-50 thousand का अपने पास जनरल लिमिट है, 6 months वाला। यहाँ पे अगर आप लोग लेके आते हो, ये कहाँ गया तुम्हारा, इंडियन रेसिडेंट फॉरेन रेसिडेंट एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, यूज पर्सनल इफेक्ट आर्टिकल अप टू 50,000 रुपीज अदर देन आर्टिकल मेंशन इन वन ना, बराबर है कि नहीं है? तो 50,000 तक का पर पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दो म्यूजिक सिस्टम है तो एक म्यूजिक सिस्टम का मिल जाएगा। वो जब तुम घर बार बंद करके यहाँ पे आ रहे हो, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, समझा? वो किसके लिए था? इसके लिए मैंने पहले वो क्लियर किया ना कि रेसिडेंस था कि नहीं था। जब तक रेसिडेंस बोला नहीं है तब तक रेसिडेंस नहीं लेंगे। अदरवाइज तुम घूमने के लिए तो 1 साल भी बाहर घूम सकते हो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? समझा? जब घूमने के लिए गए हो या अदर देन रहने के लिए गए हो तो ऊपर वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे। बट वेरस जब तुम रहने के लिए गए थे और रिटर्न आ रहे हो तो ये वाले रूल्स अप्लाई। इसी के लिए अपन ने जनरल रूल लगाया, क्योंकि अपने को बोला नहीं था कुछ कि उन लोग रहने के लिए गए थे, तो अपन ने जनरल रूल लगाया। ठीक है, तो मैं पार्ट बाय पार्ट आ रही हूँ। सबसे पहला चीज, पर्सनल इफेक्ट्स पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, बराबर है? तो वो तो 80,000 रुपीज अपना एग्जाम्प्ट हो गया, बराबर है। दो म्यूजिक सिस्टम में 50-50 हजार रुपए के, तो एक मिस्टर एक्स के नाम पे, मिस्टर एस के नाम पे डाल देती हो, दूसरा मिसिस के नाम पे डाल देती हो, हो गया ना 50-50 हजार। डन। ठीक है। और दूसरा ज्वेलरी लाया, सुजॉय को ज्वेलरी चलेगा बिकॉज वो 1 साल से ज्यादा रहा है उधर। 15 अप्रैल को आया ना, तो 1 साल से ज्यादा हो गया ना। फर्स्ट को गया था और 15 तारीख को आया, तो 1 साल से ज्यादा हो गया। प्लस वो 20 ग्राम ही लेके आया है और वैल्यू भी 48,000, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, फिल हो रहा है अपना, क्योंकि मेंस कैन ब्रिंग 20 ग्राम्स अप टू वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000, तो वो फुलफिल हो गया। मिसेस सुजॉय का नहीं चलेगा बिकॉज वो 1 साल से ज्यादा नहीं थी वहां पे बाहर, तो वो ज्वेलरी लेके नहीं आ सकती फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, 96,000 रुपीज, जो 40 ग्राम्स, भले ही 40 ग्राम्स है, लेकिन वो आपको अलाउड ही नहीं था लाना। और प्लस आपका जो 50,000 का बफर है वो भी फुल हो चुका है, क्योंकि उसके सामने अपन ने म्यूजिक सिस्टम को एडजस्ट कर दिया, तो इसके ऊपर फिर आपका ड्यूटी लग जाएगा। समझ में आया क्या कंडीशंस? अंडरस्टूड? कौन सा? नहीं, बट इधर गोल्ड चलेगा ही नहीं ना, 1 साल से ज्यादा चाहिए ना। और गोल्ड के लिए तो अलग ही सेक्शन है ना, उसका लिमिट अलग है। हाँ, वो कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एसेट, बट गोल्ड के साथ नहीं कर पाऊंगी ना इधर, क्योंकि ज्वेलरी के लिए सेक्शन ही अलग दे दिया है ना, तो उसमें नहीं कर पाऊंगी। बट जनरल एसेट है, समझिए, व्हाट वैसे आईपैड लाया और प्रोजेक्टर लाया, इन दोनों में तो एक्सचेंज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसको, हाँ तो एक्सक्लूड ही किया है। नहीं आएगा, उसमें गोल्ड ले सकते हैं ना, बट यहाँ पे इसका ऑलरेडी मैंने म्यूजिक सिस्टम एडजस्ट कर दिया था ना। हाँ, तो कर दो, हाँ वो स्वैप कर दो, फिर चलेगा, तो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अगर वो जनरल, अगर ज्वेलरी को आप जनरल रेट में डाल रहे हो, 50,000 की कैटेगरी में डाल रहे हो, तब आप लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो वही चीजें बोली, देखो जेंटलमैन का ज्वेलरी और ये वाला पार्ट था। ठीक है, ज्वेलरी अलाउंस इज एप्लीकेबल ओनली टू फॉर मोर देन 1 ईयर, बराबर है। तो आपका सुजॉय का दे दिया, इसका दे दिया, बराबर है। इसके अलावा जो आप लोगों का, there is no custom duty on the used personal effects and travel souvenirs of general duty baggage allowance is 50,000 per passenger। तो आपका ये वाला पार्ट आ गया, 50,000 उन्होंने एडजस्ट कर दिया म्यूजिक सिस्टम का। ठीक है, ज्वेलरी ब्रॉड जो था वो लेडी पैसेंजर का और इनका था, तो आप लोगों का नो ड्यूटी इज पेएबल फॉर ज्वेलरी ऑफ 50,000 रुपीज विच इज 20 ग्राम्स। हाउएवर वाइफ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन बिकॉज उसका लेस देन 1 ईयर था, बराबर है। therefore she has to pay the custom duty on entire amount of the jewelry as she has already exhausted the general duty free baggage allowance of 50,000। समझा? क्लियर है? चलो, after visiting USA for the month, Mrs. and Mr. X, Indian resident, age 50 and 40 and 45 years, respectively, brought into India a laptop computer valued at 80,000 rupees and personal effects at 90,000 rupees. Personal computer is 52,000। ठीक है। Now, Mr. X और Mrs. X आ रहे हैं, ठीक है। Brought into India a laptop valued at 80,000 rupees, used personal effects 90,000 and a personal computer for 52,000। 90,000 personal effects तो exempt, वो तो आएगा ही नहीं ना, बराबर है कि नहीं? विजिटिंग यूएस फॉर द मंथ बोला था, ठीक है। लैपटॉप मैंने आपको एग्जामेशन का नोटिफिकेशन बताया, वो नोटिफिकेशन की वजह से एक लैपटॉप फ्री आ सकता है, तो वो 80,000 का फ्री आ गया, बराबर है। बाकी ये जो 52,000 था उसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा, बराबर। अच्छा मैम, 50,000 मेरा माइनस कर दो और बचा हुआ 2,000 मिस्टर एक्स से माइनस कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर बैलेंस टू एनी, एक एसेट एक ही जगह पे रहेगा ना,
तो 52,000 उसके सामने एडजस्टमेंट कितना होगा 50, तो बचा हुआ 2,000 है, वो 2,000 के ऊपर अपने को ड्यूटी पे करना। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम साथ साथ वाला सीन इधर नहीं, समझा? एसेट वाइज बाइफरकेट कर दो। मतलब तू व्हाट यू से कि फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर तेरे नाम पे लेके आ जा, लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर तेरे नाम पे लेके आ जा, एसेट बाइफरकेट कर दो वो चलेगा, वैल्यू फिर अंदर का बाइफरकेट। जैसे ऊपर म्यूजिक सिस्टम था तो मैंने म्यूजिक सिस्टम एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, वो पॉसिबिलिटी है बिकॉज एसेट ही अलग। बट वही जगह पे एक एसेट के वैल्यू स्प्लिट नहीं चाहिए, वो नहीं, समझा? डन। रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ बैगेज, जिस दिन आप बैगेज का वो मैनिफेस्ट फाइल करोगे या डिक्लेरेशन फाइल करोगे उस दिन होगा, सिंपल, वही दिया हुआ है यहाँ पे। डन। टेम्पररी डिटेंशन ऑफ द बैगेज सेक्शन 80। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, इट में आल्सो हैपन दैट पैसेंजर हैज ब्रॉट द आर्टिकल विद हिम। कभी कभी इंडिया के बाहर से कोई बंदा कोई आर्टिकल लेके आया, दो पॉसिबिलिटीज, या तो उसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी लगेगा और वो आर्टिकल इंडिया में यूज भी नहीं होने वाला, या तो वो आर्टिकल इंडिया में प्रोहिबिटेड है, दोनों चीजें हो सकती है, बराबर है? तो इस केस में पैसेंजर क्या बोलेगा, देखो मैं इसको क्लियर करवाऊंगा, मेरे को ड्यूटी पे करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, या तो ड्यूटी मतलब इनवर्ड अलाउड ही नहीं, दोनों रीजन हो सकते हैं। तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, इस केस में पैसेंजर प्रॉपर ऑफिसर को बोलेगा देखो ये मेरे गुड्स है, ये मेरे को इंडिया में यूज नहीं करने, ठीक है? अब मैं इसको ड्यूटी पे करके क्लियर करवा के लेके जाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, और दूसरा या तो वो गुड्स इंडिया में अलाउड ही नहीं है इम्पोर्ट करने, मतलब लेके आने का, रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। तो इन दैट केस ऐसे केस में क्या कर सकते हैं ना, प्रॉपर ऑफिसर ये गुड्स को डिटेन करके रख, मतलब अपने पास रख देंगे। तुम तुम्हारा इंडिया ट्रैवल खत्म करो, बराबर है? उसके बाद तुम जब वापस से एयरपोर्ट आओगे तो वो टाइम पे आप डिक्लेरेशन दिखा दो कि आपने ये गुड्स को डिटेन करवाया था, और वहां से आप लेके रिटर्न चले, इंडिया में यूज करने नहीं देंगे, समझ में आया? तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों किसके लिए, अगर ड्यूटी ज्यादा है तो भी कर सकते हो, और दूसरा या तो फिर इंडिया में अलाउड ही नहीं है इम्पोर्ट करने का तो भी करके रख सकते हो। ऑब्वियसली जो भी चार्जेस अगर कुछ लगा तो वो लोग ले सकते हैं, दैट इज ऑल ओपन इंडिया, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कोई घाई घाई कोई रीजन की वजह से बिना वो गुड्स को रिटर्न लिए चले गए तो क्या होगा? तो इन दैट केस मैं जिसको बोलूंगी उसके साथ वो लोग वो गुड्स भेज देंगे, मतलब मैं बोलूंगी कि मेरे पास गुण आ रही है तो गुण के साथ प्लीज मेरा वो आर्टिकल दे देना, वो अगर मैं बोल देती हूँ तो वो लोग गुण के साथ भेज देंगे। या तो फिर अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को आप एक्सपोर्ट करवा के दे दो तो वो लोग करवा के दे देंगे, पैसा वैसा जो भी रहेगा वो अपने को देना पड़ेगा, समझ में आया? क्लियर है? तो वही चीजें यहाँ पे देके रखी है कि पहला चीज, पैसेंजर या तो अननेसेसरी ड्यूटी पे नहीं करना चाहता, या तो वो गुड्स इंडिया के अंदर आना ही अलाउड नहीं, दोनों ही केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम अथॉरिटीज के पास वो रख सकते हो, समझ में आया? और बाद में जब जाओगे तो रिटर्न लेके जा सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड? अगर वो खुद कलेक्ट नहीं कर सकता तो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो, किसी का ऑथराइज नेम दे दो, उसके हिसाब से उसको दे देंगे और वो लेके चला जाएगा, ठीक है, डन। डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना फिर एसेट्स को, बाद में पकड़े गए और फिर बोलोगे अभी डिटेन करके रख लो बाद में लेके जाऊंगा, तो थोड़ी चलेगा, पकड़े गए उसके बाद नहीं बोलना है, पहले से बोल, समझा? Done. Regulations in respect of baggage. Now, since the provision in respect of baggage are complete code by themselves, it is desirable to supplement detailed procedure wherever necessary with the rule making powers. Section 81 therefore provides that board may make the regulations. तो ये से powers देके रखे कि उनको जब लगेगा तो वो लोग ये चीजों के लिए powers बना सकते हैं, मतलब rules वगैरह बना सकते हैं, ठीक है? Providing manner for declaring the content, providing custody, examination, assessment कैसे होगा, क्या होगा, transit and transshipment, ठीक है? सर्च एंड सीजर कैसे होता है, तुमको साइड में कैसे रुका के पूछ सकते हैं, कौन कौन चेकिंग कर सकते हैं, कितना चेकिंग हो सकता है, वो सब चीजें वो लोग पूछ सकते हैं, समझ में आया? ठीक है। बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी है, इन एक्सेस ऑफ दिस पावर्स बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने प्रिस्क्राइब करके रखा है। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ द बैगेज ऑफ वन कस्टम्स टू अनदर कस्टम्स becomes necessity for convenient clearance of unaccompanied baggage, ठीक है? Baggage declaration will have to be only filed by the passengers who have come to India and carried dutiable or prohibited goods, मतलब आपको लगता है आपके पास वो गुड्स है तो आप डिक्लेयर करो, अदरवाइज नहीं भी आप चले गए तो भी चलेगा, बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, वो लोग पकड़ेंगे और फिर बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं था तो ये नहीं चलेगा, यू शुड स्टडी एंड यू शुड कम, मतलब देख के आओ ऐसा, समझा? डन। बैगेज यहाँ पे खत्म होता है, अपन चालू करें ट्रांजिट एंड ट्रांसशिप, ठीक है? अब ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट अपन ने पहले ही बात कर लिया, ठीक है? ट्रांजिट के केस में क्या होता है, द कन्वेंस में नॉट कॉल फॉर इट इन अदर इंडियन पोर्ट। देखो सबसे पहला चीज, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट जो है वो विद इन इंडिया भी हो सकता है या तो आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, मतलब गुड्स इंडिया से इंडिया के अंदर आया विदाउट अनलोडिंग या विदाउट व्हाट जैसे कि बिकमिंग इट इन द लैंड मास ऑफ इंडिया, वो वहां से ही कहीं और जाए, या तो वो कहीं और इंडिया के अंदर ही जाने वाला है या तो वो कहीं और वापस से फॉरेन, दोनों में से कोई ना कोई एक, ठीक है? अब दोनों में से क्या होता है, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में फर्क क्या है? तो पहला चीज, द कन्वेंस मे नॉट कॉल एट अदर इंडियन पोर्ट्स और कस्टम स्टेशन एंड फॉरेन पोर्ट्स फॉर विच इट कैरीज द गुड्स, द कन्वेंस मे कॉल फॉर एट अनदर इंडियन पोर्ट्स और कस्टम,
In case of the former, the goods have to be transferred to any other conveyance or vessel, and it is called as transshipment, which will cover both goods intended for Indian ports as well as foreign ports. जब आप वही शिप को रिटर्न डाइवर्ट करते हो, भले वो इंडियन पोर्ट पे हो या भले वो फॉरेन हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट। आया, गुड्स इंडिया में थोड़ा बहुत रखा, बाकी लेके चले, वही शिप, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट। बट अगर वो इंडिया में आया, उसने गुड्स को अनलोड करवाया और फिर दूसरे शिप में लोड करवा के उसको किया, तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिप। तो व्हेन गुड्स आर नॉट अनलोडेड एंड आर ट्रांसफर्ड इन द सेम वेसल, तो इन दैट केस हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट। और जब वो उतार के दूसरे शिप में चढ़ाते हैं और फिर भेजते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसशिप। ठीक है, समझ में आया? ये तो आपका डिफरेंसेस हो गया। In case of the goods intended for Indian ports that have actually been conveyed to the Indian port or destination, and appropriate duty has been customs is collected thereon. And in case of the goods intended for the foreign ports, goods are actually conveyed out of India and are not landed in any customs station. Simple है। अगर समझो कोई गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है और फिर मुंबई पोर्ट से कोलकाता पोर्ट जाने वाला है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, मुंबई पोर्ट पे उसका ड्यूटीज वगैरह पेड हो जाना चाहिए, और उसके बाद वहां से वो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता के लिए निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। दूसरा, जब इंडिया गुड्स बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है, 1000 क्वांटिटी था, उसमें से 400 क्वांटिटी अपन ने ले लिया, 600 क्वांटिटी रिटर्न जाने वाला है कहीं और जगह, तो दे शुड नॉट लैंड ऑन द कस्टम स्टेशन, वो उधर से उधर निकल जाना चाहिए। दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, इसके लिए एक सिंपल टेबल दिया है नीचे अपने को, वो भी देख सकते हैं, इसको भी देख लेते, वो भी देख लेते। In case of transit of the goods by the same conveyance, the record already made in the ship aircraft manifest will continue, क्योंकि गुड्स उतरे ही नहीं, तो कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। The goods will have to be shown in the manifest as the same bottom cargo. Destination of the cargo consignment wise has to be shown at the bottom of the cargo manifest. The entries have been necessary to figure in the departure manifest or export manifest of the conveyance. Thereafter, when the conveyance calls for the next Indian customs port or airport to figure out IGM, these landing cargoes in the same as the case may be. Thus, there is continuity in the records. तो ट्रांजिट के केस में क्या होता है, रिकॉर्ड का कंटिन्यूटी रहता है, बिकॉज सेम शिप घूम रही है ना, तो सेम पेपर घूमे, अलग अलग पेपर नहीं बनेगा। whereas in case of ट्रांसशिपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज वो लैंड होता है फिर वापस चढ़ता है, तो अलग अलग अपने को वापस से रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। समझ में आया? तो इन दिस केस दीज आर द फॉलोइंग स्टेजेस। पहला, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स लाई इन द इंडियन कस्टम स्टेशन, उतारा है ना गुड्स को, तो इंडियन कस्टम स्टेशन में लाया करेगा। फिर उसके बाद where the goods are transhipped to another conveyance, तो डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो वो अलग बनेगा। एंड where the transshipped goods are destined to another Indian customs and station area, care has to be taken at that station for actual landing by for the proper clearance। समझ में आया? तो वहां पे भी फिर वापस से क्लियरेंस वगैरह करवा रहा। समझा? ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या बोलता है, देखो, ये प्रोविजन बैगेज के लिए अप्लाई नहीं होगा, पोस्ट से गुड्स मतलब जो लैंड के थ्रू गुड्स आते हैं उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, स्टोर्स के लिए अप्लाई नहीं, ये सब चीजें अपन कर चुके हैं, तो इसके ऊपर नहीं आएंगे। ट्रांजिट ऑफ द गुड्स इन द सेम वेसल अगर हो रहा है, तो इन दिस केस सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11, power to prohibit the import or export of the goods where any goods what we say imported in the conveyance are mentioned for arrival manifest and import manifest as the case may be for transit, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इसको विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ट्रांजिट करने के लिए दे देगा। जस्ट बिकॉज वो इंडिया के अंदर गुड्स आए अपन ड्यूटी ले लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। आया बाहर से, जा बाहर रहा है, तो क्यों, इंडिया में लैंड भी नहीं, समझा? तो प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा और उसको बोलेगा हाँ ठीक है लेके चल। समझा? नेक्स्ट आता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब ये कब होता है, where any goods imported into the custom station are intended for transshipment, a bill of transshipment shall be presented to the proper officer where the goods are being transferred under the international treaty or bilateral agreement between government of India and government of foreign country. A declaration for transshipment instead of bill of transshipment shall be presented to the proper officer। तो हम क्या करेंगे, गुड्स जो भी ट्रांसशिपमेंट के लिए जाने वाला है, जो कस्टम स्टेशन के अंदर अभी फिलहाल के लिए है और जाने वाला है, तो अपन उसका एक बना के प्रॉपर ऑफिसर को दे देंगे कि ये गुड्स हम लोग जो है वो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ से हम उसको ट्रांसशिप करके लेके जाने वाले। Subject to provisions 11, where any goods imported into the custom station are mentioned in the arrival manifest or import manifest for any place outside India, goods may be allowed to be transshipped without the payment of duty। just because customs land पे उसको रखा हुआ है, तो आप अगेन उस पर ड्यूटी नहीं ले सकते। गुड्स तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ही नहीं हुआ है ना, तो वहां पे भी प्रॉपर ऑफिसर कैन अलाउ, उसके ऊपर है कि वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप रिटर्न लेके चले जाओ। तो जो ट्रांजिट में है वो ट्रांसशिपमेंट के लिए भी ओपन एंडेड आपको देखे। समझा? Where the goods imported into the custom station are mentioned in the arrival manifest and import manifest or import report for transshipment to any major port defined in Indian Ports Act or the customs airport of Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai या कोई भी पार्ट है, या तो any other custom station or proper officer is satisfied for transshipment to the custom station, proper officer may allow the goods to be transshipped without the payment of duty। तो आप प्रॉपर डिक्लेरेशन कर दो, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपको अलाउ कर देंगे, क्योंकि देखो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट ऐसे गुड्स है जो कभी इंडिया में क्लियर ही नहीं होते, इंडिया के लैंडमास का पार्ट नहीं बने, अनलेस एंड अनटिल आफ्टरवर्ड्स बनेंगे तो तब ड्यूटी दे देंगे। बट ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में आपको फिर वो लोग टैक्स नहीं लगाएंगे,
ऑब्वियसली उन्होंने प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर रखा है कि अगर उनको लगता है कि कोई प्रोहिबिटेड गुड्स है या कुछ इशू है तो वो लोग उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज वो लोग उसको फ्री क्लियरेंस दे सकते हैं। समझ में आया? डन। Liability of the duty on the goods transited under section 53 or transshipped under section 54. Liability किसका रहेगा? तो to any transshipped to any custom station, they shall on the arrival of the station be liable to the duty and shall be entered in like manner as the goods are first importation. तो अगर गुड्स यूएस से मुंबई पोर्ट है ना, वहां से बोल के ट्रांसशिप होके कोलकाता पोर्ट जा रहे हैं, तो मुंबई पोर्ट उसका कोई भी ड्यूटी नहीं है, वो ट्रांसशिप करके दे देगा सीधा सीधा। कोलकाता पोर्ट पे जब गुड आएगा तो वहां पे अभी ड्यूटी वगैरह सब आएगा, बिकॉज अब वो गुड्स कहाँ पे पड़ेगा? इंडिया का लैंड मास का पार्ट। तो तब उसका ड्यूटी लिया जाएगा और तब पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा एज पर अवर नॉर्मल इम्पोर्ट के रूल्स। समझ में आया? ठीक है, वहां पे पूरा कैलकुलेशन होगा, वैल्यूएशन वगैरह होगा, सारी चीजें देखी जाएगी, उनका लाइबिलिटी। हमारे पोर्ट पे से आके रिटर्न चला गया तो हम नहीं करेंगे। डन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ द गुड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। The provisions of section 53 and 54 apply only to the goods imported at the Indian customs port and transmitted or transshipment to another port. They do not cover transport by land. Land तो कवर नहीं होता, ऊपर ही पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है? लैंड इसके अंदर नहीं आएगा। If goods are destined to foreign ports or imports, the problem has been specifically faced in case where imported goods meant for Nepal landed at an Indian customs port or land customs station. Such goods have to be transported by road or rail by Indo Nepal border. तो बहुत बार ऐसा होता है कि नेपाल का गुड्स है लेकिन आता है इंडियन पोर्ट पे, फिर वहां से बाय रोड ट्रांसफर होता है। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे वो लोगों ने बोला है similarly there was rail traffic between the west and the east Pakistan before the latter was liberated and then in Bangladesh. The movement across the Indian territory was found to be faster and cheaper. तो with the Indian subcontinent, तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 56 उसके लिए बनाया। Section 56 specifically provides that imported goods may be transported without the payment of duty from one land custom station to another, and goods may be transported from one part of India into another part of any foreign territory, subject to as may be prescribed in the courtesy की destination क्या है, कैसा है, वो सब चीजें देख के हम अलाउ कर देंगे। समझ में आया? तो विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी वी विल अलाउ, आप लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम। ये दीज आर ऑल फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब हम लोग वही बोल रहे हैं नेपाल को कि अरे हाँ तुम्हारे गुड्स हमारे पोर्ट पे आ सकते हैं, आप यहाँ से लेके जाओ, हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम्हारे गुड्स है, आप हमारा यूज करो, दैट इज अ फ्रेंडली जेस्चर विच वी आर गिविंग टू यू। डन। एक बार यहाँ तक चेक कर लो, लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ये जस्ट प्रोसीजर्स देके रखा है, एक बार रन थ्रू कर लेंगे तो अपने चैप्टर खत्म। ठीक है, एक बार यहाँ तक पहले चेक करो, ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट। हाँ चलो, तेरा भी कितने बजे तक? 45 ना? हाँ चलेगा, तो ये एक 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट है ना? ठीक है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स है ना, आपने ऑलरेडी हमने इंपोर्ट का जो रूल्स है और एक्सपोर्ट का जो रूल्स है ना उसके अंदर पूरा देखा हुआ। मैनिफेस्ट कब आता है, डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट कैसे होता है, ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स, और ये सारा चीज एग्जैक्टली अपन ने पढ़ा। पेमेंट ऑफ ड्यूटी कैसे होता है, मैक्सिमम टाइम फॉर क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, सेम एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स जो हमने ऊपर देखा हुआ है ऑलरेडी, वही चीजें नीचे दी। कुछ नया नहीं है, जो अपने अराइवल मैनिफेस्ट कैसे फाइल होता है, अपने पूरा प्रोसेस देखा था, ड्यूटी कौन से दिन का होता है, वैल्यूएशन कैसे होता है, पूरा चैप्टर अपन देख चुके हैं। तो एक बार जस्ट रन थ्रू कर लेना, नेक्स्ट ट्यूसडे को जब अपन मिलेंगे तो एक बार डिस्कस कर लेंगे पहले और फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू। ठीक है, एक बार चेक करके आए।